इतिहास। इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, दरअसल मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि प्राचीन इतिहास का जो भी क्लास है, ऑफलाइन क्लास के बच्चों को पूर्णतः पढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आज क्लास का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इसको डाला जा सके यूट्यूब पर, जिससे ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी सुगमता हो। हाँ, इस क्लास को देखने के बाद आप लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इस क्लास से संबंधित पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है। आप वहाँ से पीडीएफ को ज़रूर खोल करके एक बार देख लें या फिर उसे डाउनलोड कर लें। और जितने भी मॉड्यूल हिस्ट्री की क्लास दिए गए हैं, सबके वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जा करके पीडीएफ को सॉल्व किया करें। उसमें प्रश्नावली दे दी गई है। वो सारी प्रश्नावली, जितने भी प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, उस क्लास से रिलेटेड प्रश्न उत्तर हैं। यदि आप उन 40 से 50 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 90+ चांसेस कम हैं कि किसी भी आगामी परीक्षाओं में उससे अलग कोई प्रश्न उत्तर करे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप, इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास कहते किसे हैं? इतिहास, अतीत के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास के दो प्रमुख स्रोत होते हैं, एक होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत व साहित्यिक स्रोत को पढ़ने से पहले हमें कुछ ऐसी संबंधित जानकारियाँ ले लेनी चाहिए जिससे हम इतिहास की तिथिवारक गणना अपने माइंड सेटअप में बैठा पाएँ। दरअसल आप देखेंगे कि इतिहास जो भी होता है वो सन वाइज, क्योंकि अतीत के समय का जब हम अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी समय का यहाँ पर ज़्यादा महत्व देंगे हम। अतः महत्व, समय का जो संसाधन है, सबसे प्रमुख संसाधन समय का सबसे प्रमुख संसाधन होता है कैलेंडर। अब कैलेंडर की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में अलग अलग धर्मों और अलग अलग संप्रदायों का अलग अलग एक अपना कैलेंडर है। और इसी प्रकार से अलग अलग देशों, अलग अलग कंट्रीज़ में भी अलग अलग प्रकार के कैलेंडर विद्यमान हैं। अगर हम भारत के कैलेंडर की बात करें, जिसका नाम है भारांग, ये जो भारांग कैलेंडर है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर गणतिथि गणना है, ये कहीं कहीं पंचांग, ये भी एक भारतीय कैलेंडर ही है। ऐसे दर्जनों कैलेंडर हैं भारत में विद्यमान है। आप देखो, जो भारांग और जो भारतीय कैलेंडर हैं वह चंद्रमा और सूर्य की कलाओं पर आधारित हैं, चंद्रमा व सूर्य की गतियों तथा चंद्रमा की कलाओं पर। अतः भारतीय कैलेंडर में जो महीना होता है वो 15 दिन का भी महीना होता है, जिसे हम पखवाड़ा कहते हैं। जो चंद्रमा की कलाओं पर, जो हमारा चैत मास पूस ये सब होता है, ये सब भारतीय कैलेंडर के अंतर्गत आता है। अतः अब हमें जब भारतीय घटनाओं को पढ़ेंगे, भारतीय घटनाओं को यदि हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारतीय का जो परिवेश था, जो घटनाएं भारत में हुई थी भारतीय सरजमी पर, वह कहीं न कहीं वैश्विक स्तर की घटनाओं से प्रभावित भी थी। अतः भारत तथा वैश्विक स्तर की घटनाओं का जब हम जिक्र करेंगे और वैश्विक स्तर के अलग अलग देशों का अलग अलग कैलेंडर होगा और भारत का कैलेंडर अलग अलग होगा, तो इसमें जो तिथि की गणना है वो करने में हमें काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ, काफ़ी कठिन महसूस होगी। अतः हमें एक ऐसे कैलेंडर की आवश्यकता थी, एक ऐसे कैलेंडर की आवश्यकता है जो कॉमन हो, जो वैश्विक स्तर पर अन्य कई देशों में विद्यमान हो। ऐसे तिथिगणक कैलेंडर की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो एक अंग्रेजी कैलेंडर है जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है 525 AD में बनाया गया था, परंतु इसे अन्य देशों को अपनाने में लगभग 800 AD में ये अपनाया गया था। अब अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पृथ्वी के गतियों पर आधारित एक कैलेंडर है। पृथ्वी की गतियाँ, जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर 365.25 दिन में करती है, यानी कि 365.25 दिन में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है। अतः उसे हम एक वर्ष मानते हैं। तथा पृथ्वी जो रोटेशन मोशन है वो लगभग 24 घंटे में लगा लेती है। जब दिन और रात पड़ता है उसे हम 24 घंटे मानते हैं। इसी प्रकार से एक वर्ष में लगभग 12 महीने होते हैं और 12 माह, जो 12 माह है, एक माह में लगभग 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन या 29 दिन। दरअसल 365.25 ये जो बढ़ रहा है, यही मिला करके हर प्रति 4 वर्ष चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, जिसमें 366 दिन का वर्ष होता है। अब यहाँ पर आप देखो, जब 366 दिन का वर्ष होता है तो वही एक दिन बढ़ जाता है, जो 29 का महीना फरवरी हो जाता है।
यहाँ पर 100 वर्षों के समूह को हम एक सदी, शताब्दी, शत या सेंचुरी कहते हैं। ठीक, जब 100 वर्षों का एक समूह हो जाता है तो उसे हम सदी भी कहते हैं, एक सदी या शताब्दी या शत या सेंचुरी कहते हैं। ठीक, अब आप इतना देखो, यहाँ पर ग्रेगोरियन कैलेंडर, चूँकि ये पूरी जो तिथि गणना है यह बनाई गई है ईसा मसीह के जन्म को लेकर के, ईसा मसीह के जन्म को आधारित माना गया है। अतः ऐसा नहीं है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व मानव सभ्यता थी ही नहीं। इसलिए जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व मानव सभ्यता की घटनाएं थीं उसमें हम बिफोर क्राइस्ट BC यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाओं को मानते हैं या सन को। यानी कि यदि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की कोई घटना का जिक्र हम करेंगे और वहाँ पे हम सन को दर्शाएंगे, तिथि को दर्शाएंगे, तो उस तिथि के लास्ट में हम ईसा पूर्व लगा देंगे। और जब ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं हैं उसके लास्ट में हम ईस्वी लगाएंगे या फिर सन लगाएंगे, या फिर इंग्लिश में हम AD कहते हैं, एनो डोमिनी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो, इसका तात्पर्य हुआ ईसा मसीह के जन्म से। ठीक, अब आप देखो, अगर हम इतना समझ गए हों तो ईस्वी और ईसा पूर्व की जो तिथि गणना है हम किस प्रकार से करते हैं, कैसे उसको समझते हैं, इसके लिए हमें ईस्वी और ईसा पूर्व में थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। अतः हम एक बार ईस्वी और ईसा पूर्व का जो अंतर है उसको समझने का प्रयास करते हैं, और कोशिश मेरा रहेगा कि इन सभी घटनाओं को भी हम ईस्वी और BC में ही एक बार देख लें कि हमें इतिहास में पढ़ना क्या क्या है। देखो आप, ईस्वी व ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ईसा मसीह के जन्म को आधार मान के कैलेंडर को बनाया गया है। तो ईसा मसीह का जो जन्म है उसके बाद से जितने भी सन को हम दर्शाएंगे उसमें हम ईस्वी लगाएंगे या फिर AD इंग्लिश में। ठीक, या फिर लास्ट में लिखेंगे सन। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जो घटना है जब उस पर हम सन के बाद लगाएंगे तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, या फिर बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। अब आप यहाँ पर देखो, ईसा मसीह के जन्म को जब आधार माना जाता है तो इसके ऊपर जब संख्याएं बढ़ेंगी तो बढ़ते क्रम में होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 12 महीने बराबर 1 वर्ष हो गया, इसी प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जब जाएगा 99 और 100 तक, तो यहाँ पर आपका एक सदी कंप्लीट हो गया। और जैसे ही आपका वर्ष लगेगा 101 तो यहाँ पर आपकी दूसरी सदी की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। और इसी प्रकार से ये जो 101 है ये 199 तक चलेगा, और 199 के बाद जब आएगा आपका 200 तो यहाँ पर आपका 200 सदी यहाँ तक क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और जैसे ही आपका 201 आएगा तो आपका यहाँ पे तीसरी सदी की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। और 201 से लेकर के 299 तक 300 तक आपका ये तीसरी सदी रहेगी। और जैसे ही आपका 301 आएगा यहाँ पर आपका चौथी सदी क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ठीक, और आप यहाँ पर देखो, जब हमें 301 पर लिखा रहेगा तो हम उसे कहेंगे 301 ईस्वी। और अगर कोई पूछ ले ये सदी कौन सी चलेगी तो यहाँ पर होगा चौथी सदी, क्योंकि यहाँ पर तो 100 वर्ष देखो आप, यहाँ पर पूरा हो गया 100 वर्ष। अब 101 आएगा तो यानी कि दूसरी सदी में हम स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पर 200 वर्ष पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इससे ऊपर 201 जब होगा तो ये तीसरी सदी की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से हम कुछ घटनाओं का भी जिक्र कर लेते हैं। और अब यहाँ पर मैं सिर्फ सदियों को लिखूँगा और यहाँ पर सिर्फ एक एक सदी को यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे बाकी सनों को मैं ही लिखूँगा। एक बार उन घटनाओं को हम देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम देख लेंगे ईसा पूर्व की घटनाओं को। देखो आप, यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600, आप यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर यदि हम एक रेखा खींच दें, यहाँ तक 100 वर्ष कंप्लीट हो गया
और जैसे ही यहाँ पर 101 वर्ष की कोई घटना होगी तो ये सदी कौन सी कहलाएगी, ये दूसरी सदी कहलाएगी। और यहाँ लास्ट में एडी ही रहेगा। यहाँ पर देखो आप, इसी प्रकार से 500, यहाँ पर 500 वर्ष कंप्लीट हो गया। अब यदि कोई घटना 570 की है तो ये कौन सी सदी कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी छठी सदी। ठीक, 570 में एक महापुरुष मोहम्मद हजरत साहब का जन्म हुआ था। अतः मोहम्मद हजरत साहब का जन्म किस सन में हुआ था, छठी सदी में हुआ था। और फिर मोहम्मद साहब के द्वारा 612 ईस्वी में चलाया गया था क्या, इस्लाम धर्म। यानी कि अब 600 यहाँ पर कंप्लीट हो गया पूर्णतः और 612 आ गया। 601 से लेकर के 699 तक क्या चलेगी आपकी 7वीं सदी। अब अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछे इस्लाम धर्म किस सदी में प्रारंभ हुआ तो आप कहेंगे 7वीं सदी। इसी प्रकार से जब 699 तक आपका रहेगा सिर्फ 7वीं सदी और इसके बाद जब 700 एडी आ जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका 700 वर्ष क्या हो गया, कंप्लीट हो गया और आपकी 7वीं सदी कंप्लीट हो। ज्यों आपका 701 होगा ये आपका 8वीं सदी की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। और फिर 701 से लेकर के 799 तक आपकी क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 8वीं सदी रहेगी। और फिर जब आपका यहाँ पर 712 की एक घटना है, आपको याद होगा 712 में कौन सी घटना घटित हुई थी, जब अरबों ने आक्रमण किया था भारत पर। तो हम कहते हैं कि अरबों का आक्रमण किस सदी में हुआ था, 8वीं सदी में हुआ था, क्योंकि 712 है। हम देखेंगे कुछ घटनाओं को, जैसे 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 जो मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत की गई थी, तो ये किस सदी में हुई थी, यहाँ पर 1857 है। चूँकि 1857 से लेकर के या 1801 से लेकर के आप देखो 1801 से लेकर के 1899 तक सिर्फ और सिर्फ कौन सी सदी रहेगी, 19वीं सदी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हो गया 1800 जब आया तो आपका 1800 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। जब 1801 से लेकर के 1899 तक 19वीं सदी कहलाएगी। हम एक दिन इसमें प्लस कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा प्लस कर लेते हैं, एक वर्ष। ठीक, अब आप यहाँ पर देखो, इसी प्रकार से हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो एक कौन सी सदी में हमारा देश आज़ाद हुआ था, यह हुआ था 20वीं सदी में। और वर्तमान समय में चल रहा है क्या आपका 2022, ये कौन सी सदी कहलाएगी, चूँकि 2000 से ऊपर है तो ये कहलाएगी हमारी 21वीं सदी। और ये 21वीं सदी 2099 तक आपका क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 21वीं सदी ही रहेगी। ये बात समझ में आ गया, दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये ईस्वी, यहाँ पे जितने भी सन हम लिखेंगे, यदि हम कोई भी सन लिखते हैं, अब ईसा मसीह के जन्म से इधर हम कहेंगे 699 ईस्वी लगाएंगे। और यदि यही 699 के बाद हम ईसा पूर्व लगा देते हैं तो ये कहीं ना कहीं संख्या ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की मानी जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर हम एक बार इसके नीचे जो BC है उसको भी समझ लेते हैं और उन घटनाओं का भी जिक्र कर लेंगे जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। ईसा मसीह के जन्म को हम आधार मान लेते हैं और ईसा मसीह के जन्म को आधार मान करके ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं पर हम AD यानी कि ईस्वी लगाते हैं। वह ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाओं को हम BC यानी कि ईसा पूर्व सन के लास्ट में दर्ज करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके जब 100 वर्ष कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आपका एक सदी कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपका 101 वर्ष होगा तो यहाँ पर आपकी दूसरी सदी की हो जाएगी शुरुआत। ठीक, और 101 से लेकर के आपका सन 200 तक, 200 ईसा पूर्व तक, यहाँ ध्यान देंगे कि हम लास्ट में ईसा पूर्व ज़रूर लगाएंगे सन पे। यदि हम ईसा पूर्व नहीं लगाएंगे तो वो AD में काउंट हो जाएगा। तो ईसा पूर्व हम ज़रूर लगाएंगे। 200 से लेकर के जो आपका 201 लगा तो यहाँ पर आपका तीसरी सदी की शुरुआत हो जाएगी। ठीक, और ये 200 से लेकर के 300 तक, 300 ईसा पूर्व तक आपका रहेगा तीसरी सदी। और जो आपका 301 लगेगा यहाँ पर आपकी चौथी सदी की फिर से क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। और ये 301 से लेकर के
400 ईस्वी तक आपका रहेगा, ईसा पूर्व तक आपका रहेगा चौथी सदी, और जो आपका 401 लगेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 5वीं सदी। ठीक, 401 से लेकर के 499, 400 से 500 तक रहेगा, और जब 500 ईसा पूर्व के बाद आपका आएगा 501, तो यहाँ पर आपकी शुरुआत हो जाएगी 6वीं सदी की। और इन सदियों के लास्ट में हम ईसा पूर्व ज़रूर लिखेंगे, यदि ईसा पूर्व नहीं लिखेंगे तो ये सब एडी में काउंट हो जाएगा। ठीक, अब आपको मैंने एक घटना यहाँ पे मैं याद दिलाऊंगा। 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, अतः इनकी सदी कौन सी थी? मैंने आपको बताया 501 से लेकर के 599 तक आपका सिर्फ 6वीं सदी रहेगी। तो यहाँ पर आपकी 6वीं सदी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, और 6वीं सदी में इनके जन्म के बाद ही गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था और बौद्ध धर्म आया था लोगों समक्ष। और इसी प्रकार से 599 की घटना है, महावीर स्वामी का जन्म 599 में हुआ था, यानी कि 6वीं सदी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्म के बाद ही जो जैन धर्म था उसका प्रचार प्रसार हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वो प्रसिद्ध हुआ था तथा लोगों के समक्ष आया था, जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। और फिर जब आपका 600 ईसा पूर्व की घटना है, जब हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, यानी कि 600 ईसा पूर्व में हम लोग पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, और 600 ईस्वी से हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक, अब 601 के बाद की जो घटनाएं रहेंगी, यानी 601 की अगर कोई घटना रहती तो हम कहते हैं इसे कौन सी सदी की घटनाएं थी? 7वीं ईसा पूर्व की घटना थी। और यहीं से 1000 के बाद 1000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। ठीक, यानी कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल को जब हम लेसन में पढ़ते हैं, अध्याय में पढ़ते हैं, उस अध्याय का नाम हम सिर्फ देते हैं वैदिक काल। और ये वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से चलता है कब तक? 600 ईसा पूर्व तक इसका हम अध्याय करते हैं। ठीक, अब अगर हम इसके और नीचे जाएं तो हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ इसे, 563, 599, 600 ईसा पूर्व में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, और फिर ये चलेगा 1000 ईसा पूर्व तक, और फिर 1000 से 1500 ईसा पूर्व तक हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ठीक, और 1500 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर 2500 के बाद से हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर पूरा पाषाण काल। आप यहाँ पर देखो, ये नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल को हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। यानी कि अगर हम लेसनों की बात करें, पूरी जो भूमपृष्ठ है इतिहास की, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, जब एपिक मैन यानी कि आदि मानव की सभ्यताओं से लेकर के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और फिर हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल को मिला के लेसन का नाम है, चैप्टर का नाम है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। ठीक, इसके बाद से धर्मों का उद्गम होगा, यहाँ पर जैन धर्म, बुद्ध धर्म, उसके बाद फिर ईसाई धर्म। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझो कि कौन कितना पुराना घटना है। सबसे पुरानी घटना प्रागैतिहासिक काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आपका वैदिक काल, फिर जैन, फिर उससे नवीन बुद्ध है,
फिर ईसाई धर्म, और ईसाई के बाद 612 की जो घटना है एडी में, यहाँ पर आपका इस्लाम धर्म, और फिर अरबों का आक्रमण, फिर तुर्कों का आक्रमण। आप यहाँ पर देखो, ये पूरी स्क्रिप्ट है एक तरीके से आपकी जीके की। यहाँ पर ईसा मसीह के जो इधर के जितने भी हम लिखेंगे सनों को, वहाँ लास्ट में हम ईस्वी लगाएंगे, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की जितनी घटनाएं रहेंगी, इन सनों के लास्ट में हम ईसा पूर्व लगाएंगे। और यदि कोई पूछ ले कि आप वर्तमान समय में 2022 में हैं, और कोई पूछ ले बताओ सिंधु घाटी सभ्यता आज से कितने वर्ष पूर्व की घटना है, तो आप देखो मैंने आपको बताया था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक की घटनाओं को हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि ये सभ्यता इतने दिन तक यहाँ पर विद्यमान थी। तो हम क्या करेंगे, 2022 में 2500 हम ऐड कर देंगे, निकल जाएगा कि लगभग 4522 वर्ष पूर्व की घटना है। ठीक, क्योंकि इधर से इधर तक की जितनी भी घटनाएं हैं उसको, उस सनों को तथा इधर के जितने सन हैं उनको हम जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो अब हम जब शुरुआत करेंगे ओल्ड हिस्ट्री की, यानी कि प्राचीन इतिहास की, तो हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, जिसमें हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं पूरा पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल तथा किन भागों में इतिहास को बांटा गया। अभी ये सन वाइज जो बांटा गया था, ये सब मैंने सन और तिथियों के अनुसार की घटनाओं को यहाँ क्रमबद्ध तरीके से आपको मैंने समझाया। और अब हम उसे उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास को उत्पत्ति के आधार पर तथा साक्ष्य के आधार पर जितने भागों में बांटा गया हम उसका भी जिक्र करेंगे और इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। चूँकि इतिहास सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, अतः हम अब इतिहास को के बारे में अध्ययन करते हैं। और हाँ, इस प्लेटफॉर्म पे आपको हिस्ट्री के अलावा जियोग्राफी, जीएस यानी कि साइंस, सारी चीज़ें मिलेंगी। और आप कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास जल्दी से जल्दी अपलोड किए जाएं। ठीक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी क्लास के लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके क्वेश्चन आंसर को ज़रूर देखा करें। यदि आप क्वेश्चन आंसर को देख करके उसमें आंसर भी दिए गए हैं, बट अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसमें उन सारे क्वेश्चनों को समाहित करके ही पढ़ाया जाता है। अतः आपके उतने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक लेसन से 40 से 50 क्वेश्चन अगर आपके तैयार हो जा रहे हैं तो आप विश्वास मान के चलें कि अलग से कोई भी क्वेश्चन पूछने का आगामी परीक्षा में बहुत ही कम चांसेस होते हैं।